दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज लौटे हम एक नया वीडियो, और ये वीडियो नहीं, एक बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ दोस्तों 5000 क्वेश्चंस। और 5000 क्वेश्चंस वो होंगे जो पिछले 20 सालों के अंदर दोस्तों, पिछले 20 सालों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया दोस्तों, एसएससी बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया दोस्तों, यूपीएससी हो गया जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कभी ना कभी, और स्टेट की जो पेपर्स हो गए। तो मैं सभी का कॉम्बाइन करके दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है 5000 क्वेश्चंस का जो है एक पूरा का पूरा एपिसोड करवाने वाला हूं दोस्तों, पार्ट्स में डिवाइडेड करके। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और अभी देखा जाए तो ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। अगर आप इस वीडियो के 5000 क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके 70% क्वेश्चन जो है इस वीडियो से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, 70% कोई भी पेपर दो, आपके 70% जीएस के क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो के अंदर क्या होने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलो टाइम ख़राब किए बगैर मैं आपको जो है इस वीडियो करवाता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, उसके बाद में आपको कुछ 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपका आंसर आ जाए। उसके बाद में आगे जो है मैं सोल्यूशन इस वीडियो का करवाऊँगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 31 जनवरी 1601, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1600, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1600 और चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 1600 दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर करते। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बंदों को आया होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो मैं आपको बताता हूँ 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो एक कंपनी को दिया गया था दोस्तों, और 31 दिसंबर 1600 को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंग्रेज जो है 1600 के अंदर जो है यहाँ पर अपने भारत के अंदर आए थे, और 1611 में उन्होंने जो है पहली अपनी फैक्ट्री लगाई थी। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, थोड़ा डिटेल दे दूँ, सन 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने भारत की जो है यहाँ खोज की थी, और अगेन वास्को डी गामा जो है 1502 में अपने भारत आया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अंग्रेजों के बाद में आने वाले जो विदेशी थे डच थे, और डच भी जो है यहाँ पर 1602 के अंदर आए थे। उसके बाद में आपको बात करूँ 1616 के अंदर जो है दोस्तों फ्रांसीसी आए थे। और एक फैक्ट बनता है दोस्तों कि सबसे पहले विदेशी कौन से आए थे और सबसे लास्ट में कौन से गए थे। ठीक है, तो दोस्तों यही है वास्को डी गामा, मतलब ये जो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली से था एकदम, और पुर्तगालियों से जो है ये आया था। तो 1498 के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और लगभग 1662-61 के अंदर जो है वो गोवा को आज़ाद करके गए थे। मतलब सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी आपका नया डाटा भी जो है इसके अंदर ऐड हुआ होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों। और वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? मैं एक बार अगेन क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, विपिन चंद्रपाल। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो उग्रवादी दल के अंदर जो इनमें से शामिल नहीं है, आपको उस पे ऑप्शन का जवाब देना है दोस्तों। तो ऑप्शंस आपके सामने 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। आप सोच सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टाइम हो चुका है, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। गोविंद सिंह रानाडे। ठीक है दोस्तों, गोविंद रानाडे जो है किसी भी प्रकार के उग्रवादी दल से रिलेटेड नहीं था। देखिए दोस्तों, आज़ादी का स्वतंत्रता का जो भी अपना एक मतलब टाइम पीरियड था, जो भी प्रोग्राम था, उसके अंदर 2 प्रकार के दल हुआ करते थे। एक नरम दल हुआ करता था, उग्रवादी दल हुआ करता था। और उग्रवादी दल हमेशा थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ों को जो है जबरन मनाने की कोशिश किया करता था, जबकि नरम दल के अंदर थोड़ा सा नियम कानून को शांति वाले ढंग से जो है नियमों को मनाया जाता था दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए?
क्वेश्चंस एक बार अगेन पढ़ रहा हूँ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है दोस्तों, दो पक्ष है। एक अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी, और एओ ह्यूम जो है, ह्यूम इसके पहले क्या नाम संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जो इंग्लैंड से थे। तो दो पक्ष थे और एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में हुई थी दोस्तों। के बीच एक लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक, तो समझौते से रिलेटेड बाद में कुछ हार्मफुल रिजल्ट सामने आए थे, तो वो उनमें से आपको एक ऑप्शन छांट के बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, मैं ऑप्शंस बोल देता हूँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने के बाद भी कटुता में वृद्धि हुई, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता की नीति का आरंभ हुआ, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई ऑप्शन एक चॉइस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ। देखो मैं आपको दोस्तों आंसर करवाने जा रहा हूँ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता की नीति आरंभ हुई। सीधी सी बात है, कांग्रेस जो थी वो एक जो अपनी देश के लिए एक पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों के लिए जो है एक अलग से बनाया हुआ उनकी एक कम्युनिटी थी, जो मांग कर रही थी उनकी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए और उनको जो है एक बराबर का दर्जा देने के लिए दोस्तों। जब इनके बीच में 1916 के अंदर एक लखनऊ समझौता हुआ था, तो सीधी सी बात है, कोई समझौता होगा उसके बाद में पॉजिटिव ही जो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाने लगे, उनको भी जो है बराबर का जो है दर्जा दिया जाने लगा, उनके भी जो है निर्वाचित क्षेत्रों को विभिन्न स्थानों के ऊपर लागू किया जाने लगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। मैं आपको बता दूं, पहले गांधी जी ने एक सत्याग्रह चालू किया था, उसके बाद में वो किसी कारण से जो है विफल रहा था, और फिर उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जो इंटरेस्टेड है इसके अंदर, जो देश के लिए जो आज़ादी के अंदर योगदान देना चाहता है, तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने को तैयार है। और मैं आपको बता दूं, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थी विनोबा भावे थी, ठीक है। पहली जो थी विनोबा भावे जो थी वो व्यक्तिगत सत्याग्रही थी, मैं आपको दोस्तों बता दूं। चलो नेक्स्ट करते हैं, आपको ऑप्शंस के बारे में चर्चा करता हूँ। उस समय कौन था, लॉर्ड बेवेल थे, उन्होंने पूछा गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय कौन थे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट के ऊपर अपने भारत के अंदर, कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। चलो दोस्तों 5 सेकंड का टाइम हो चुका, मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 सही होगा दोस्तों। मैं अगेन मेंशन कर दूं, लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस टाइम पर क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और उनके काल के अंदर जो है सबसे पहले क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 5वें क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। अगेन बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अगेन पढ़ रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी दोस्तों। ऑप्शंस की ओर बढ़ रहा हूँ, ऑप्शंस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पहला है ए है दोस्तों, ए है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी है इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। इन चारों में से कौन सी ऐसी संस्था है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक है दोस्तों। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ। चलो दोस्तों आंसर की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों सी। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कुछ ही बंदों का सही हुआ होगा, बहुत ही घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये मैं बता दूं 1995 में रेलवे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों।
मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस आप कर लोगे ना तो आपके 70% क्वेश्चंस वहीं से पुटअप होने वाले हैं। अभी जो भी कम्पिटेटिव पेपर्स लग रहे हैं, चाहे एसएससी हो, एसएससी में विभिन्न पार्ट होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेनोग्राफर सभी से रिलेटेड। इसके अलावा टीसीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, विभिन्न प्रकार के सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियली, एएसआई, इनके अंदर जो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, उन सभी के अंदर जो है वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। आप जब भी क्वेश्चंस 5000 का जो वीडियोस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको खुद को एनालिसिस होगा कि अब शायद कुछ भी नहीं बचा जो बाहर से पढ़ने के लिए तैयार हो। और सबसे फ़ायदे की बात यह है कि इसके अंदर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ में गुजरना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ छठे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं ताकि वीडियो के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों। साइमन कमीशन की सिफारिशों पे, जब साइमन कमीशन अपने यहाँ भारत आया था, उसने क्या क्या सिफारिश की थी कांग्रेस के सामने, क्या क्या चीज़ें रखी थी उसने, ठीक है। तो पहला इसके अंदर है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा, क्वेश्चन आता है अपने 7वें क्वेश्चन के अंदर अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था दोस्तों। मैं एक बार अगेन क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। दादाभाई नौरोजी ने जो है किस पार्टी के टिकट के लिए चुनाव जीता था। ऑप्शन मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय थे, लिबरल पार्टी थी दोस्तों। अब इन चारों ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, इनमें से आपको एक जो है सुटेबल लगता है वो चॉइस करके सोचना है दोस्तों। चलो आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 लिबरल पार्टी। कौन सी पार्टी थी दोस्तों? दादाभाई नौरोजी की कौन सी पार्टी थी? लिबरल पार्टी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी कड़ी में ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपको टोटल 5000 क्वेश्चंस का एक जो है काफ़ी बड़ा एपिसोड देने वाला हूँ दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत पर हूणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों। आपको पता होगा, मैं ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। भारत पर हूणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय और नरसिंहगुप्त के समय दोस्तों। अगेन बात कर रहा हूँ, समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय और स्कंदगुप्त के समय और नरसिंहगुप्त के समय। 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको सोचने के लिए दोस्तों। चारों ऑप्शंस में जो आपको बेटर लगता है वो सोचिए। आंसर की ओर जा रहा हूँ दोस्तों, आंसर बताने जा रहा हूँ। स्कंदगुप्त के समय इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, स्कंदगुप्त का समय, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय जो है भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण देखने को मिला था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 9वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ऐहोल अभिलेख में किस शासक से संबंधित है। ऐहोल जो अभिलेख है वो किस शासक से और कौन सा शासक है जिससे ऐहोल अभिलेख। दोस्तों अभिलेख लिखवाने का जो शौक है और जो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो अच्छे वाले मिलते हैं, जिनके अंदर एक मतलब परफेक्ट डाटा मिलता है, वो अभिलेखों के लिए फेमस कौन सा शासक था? अशोक शासक था, गुप्त शासक अशोक, ठीक है। तो अशोक ने अच्छे शिलालेख लिखवाए थे, लेकिन इनमें से अपने को देखना है कि ऐहोल शिलालेख या अभिलेख जो कौन से शासक से रिलेटेड था दोस्तों। तो इसके अंदर ऑप्शन है, क्या स्कंदगुप्त के समय था, क्या स्कंदगुप्त था उसका, क्या हर्षवर्धन था, क्या पुलकेशी द्वितीय था, क्या रुद्रदामन दोस्तों। देखो आंसर की ओर जा रहा हूँ मैं, तो ये है आपके साथ ऑप्शन आएगा पुलकेशी द्वितीय दोस्तों। पुलकेशी द्वितीय जो था वो ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से क्या था? रिलेटेड था। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद के द्वारा लिया गया दोस्तों। ये जो सत्यमेव जयते है एक अपना एक वाक्य है और अपना राष्ट्रीय वाक्य है। इसको किस उपनिषद के द्वारा जो है कहाँ से जो लिया गया देखिए। तो आपके पास ऑप्शन है ऐवरियोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। चारों में से जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है दोस्तों वो सोचिए।
चलिए दोस्तों इसका आंसर करते हैं, मुंडको उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित किया गया दोस्तों? तो ये है मुंडको उपनिषद। दोस्तों ये क्वेश्चन 1992 के अंदर रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है दोस्तों। मैं 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और महावस्तुतः महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है दोस्तों? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन, ये महावस्तु एक तरह से एक बुक है और इसका जो संबंध है वो मतलब महात्मा बुद्ध का जो जीवन है, मतलब उसके अंदर जीवनी लिखी गई है। तो ये किस शाखा से बिलोंग करती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास में, महायान शाखा, हीनयान शाखा, वज्रयान शाखा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चारों ऑप्शंस में जो आपको बेटर लगता है आप वो सोचिए और 5 सेकंड के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जाऊंगा दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर की ओर देखते हैं और इसके अंदर जो महायान शाखा से जो है ये बिलोंग करती है। महावस्तु महात्मा बुद्ध की एक जीवन वो करती है और ये महायान शाखा से बिलोंग करती है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार अगेन देख लीजिए और रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। और ये जो है महायान शाखा से क्या करती है, बिलोंग करती है दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ, जो महात्मा बुद्ध है और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जो है उन्होंने इस धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिया था दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं वो जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बिलोंग। इसके बाद नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, मैं 12वें क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ दोस्तों, आप सब देख पा रहे होंगे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है 12 नंबर और इसके अंदर बता रखा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का जो है क्या नाम था? दीन खास, दीन आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। चार ऑप्शन है दोस्तों। मैं एक बार क्वेश्चन को अगेन पढ़ रहा हूँ। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है दीवान खास, ऑप्शन नंबर बी है दीवान आम, ऑप्शन नंबर सी है इबादत खाना, ऑप्शन नंबर डी है बुलंद दरवाज़ा। चारों ऑप्शंस में से आपको जो बेटर लग रहा है आप ऑप्शन सोचिए दोस्तों। 5 सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। अगेन उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का बताने जा रहा हूँ। चलो अपन जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इबादत खाना। ठीक है दोस्तों, इबादत खाना, इबादत जो खाना था वो अकबर के द्वारा एक उपासना करने का एक भवन था। मतलब अकबर ने जो अपने शासनकाल के अंदर दोस्तों, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जो है अलग अलग कामों के लिए जो इन्होंने अलग अलग वो बना रखे थे। दीवाने काम, दीवाने खास, यहाँ पर जो है दीवाने आम जो था आम लोगों का एक बैठक स्थल था जहाँ पर अकबर मीटिंग किया करते थे दोस्तों। कोई भी अगर अपने राज्य के अंदर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पर सभी आम लोगों की सुनवाई की जाती थी दोस्तों। उसके बाद दीवाने खास, यहाँ पर उनके जो मंत्रीगण थे, 9 रत्न थे, अच्छी अच्छी पोजीशन के जो आदमी थे, उनके जो वित्त मंत्री वगैरह हुआ करते थे दोस्तों, सेनापति वगैरह, तो ऐसे दीवाने खास थे। मतलब खास खास लोगों का एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, उसके अंदर बैठ के वो मीटिंग किया करते थे। इबादत खाना मैंने आपको बता दिया, इबादत खाना पूजा पाठ उपासना इनसे रिलेटेड था। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा जो है ये जो है फतेहपुर सीकरी के बाहर में बना हुआ दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। और मैं आपको बता दूं जब अकबर ने 1567 के अंदर जो है वहाँ चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था तो वहाँ पर जो है 2 सेनापति थे और उन सेनापतियों ने जो है काफ़ी ज़्यादा युद्ध के अंदर क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी। तो उनकी जो मूर्ति भी बुलंद दरवाज़ा की वहाँ पे अकबर के किले के बाहर में इन्होंने बना रखी है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी होगा इतना डिटेल। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों, आगे बात करने वाला हूँ। चलो मैं 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? मतलब इसमें संगीतकार है, ये कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जीएस के अंदर। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में मतलब अपना संगीत गाया करते थे और किसके शासनकाल में वो रहते थे दोस्तों? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बाबर के दरबार में या बाबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी है क्या हुमायूं के दरबार में, ऑप्शन नंबर है सी क्या अकबर के दरबार में, और डी है जहांगीर के दरबार में। चारों ऑप्शंस में से दोस्तों आपको जो बेटर ऑप्शन लगा वो सोचिए और 5 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन के लिए मिल रहा है।
चलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ, आंसर की ओर बढ़ रहा हूँ। इसका आंसर आएगा दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में जो तानसेन है और बेजू बावरा है वो उनके शासनकाल के अंदर जो है संगीत वगैरह गाया करते थे। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, तानसेन जो था वो, इसके बारे में मैं डिटेल दे दूँ। तानसेन जो था, अकबर के 9 रत्न थे ना, अकबर के जो 9 रत्न थे उनके अंदर भी जो है तानसेन शामिल था दोस्तों। 9 रत्नों के अंदर विभिन्न प्रकार के, जैसे सेनापति के रूप में मानसिंह था दोस्तों, टोडरमल था दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा था दोस्तों। इसके अलावा ऐसे करके 9 जो है इनके अलग अलग मंत्री हुआ करते हैं जो अलग अलग कामों के लिए। इसके अलावा जो बीरबल था उनको कहानी संग्रह और किताबें लिखने वगैरह के अंदर रिलेटेड था। तो ऐसे करके मतलब अलग अलग पोस्ट थी इनकी, 9 रत्न इन्हें कहा जाता था। तो तानसेन संगीत के मामले में जो अकबर के अंदर, अकबर के जो शासनकाल था उनका दरबार था, वहाँ पर काफ़ी फेमस संगीतकार था दोस्तों। उसके बाद में अगले 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में है? मतलब क्वेश्चन ये है, न्यू कैसल पोर्ट जो है ना एक बंदरगाह है, नाम से स्पष्ट है न्यू कैसल। तो न्यू कैसल जो है ना वो कौन से देश के अंदर है जो कोयला का सबसे ज़्यादा मतलब निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, वहाँ से कोयला जो है एक्सपोर्ट होता है, कौन से देश में है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा में है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको में है, ऑप्शन नंबर डी यूएसए में है दोस्तों। जो ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है वो आप चॉइस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं अब जो है आंसर की ओर जाने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिलोंग करता है दोस्तों। अगेन एक बार मेंशन कर रहा हूँ, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला एक्सपोर्ट करता है दोस्तों, वो बंदरगाह जो है किस देश के अंदर है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और मेनली ऐसे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पीसीएस इनके अंदर जो है देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये है, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। देशांतर जो रेखाएं होती है उनसे रिलेटेड आपको एक इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों ऑप्शंस पे बात करते हैं अपन स्टेटमेंट पे। पहला है, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है दोस्तों। पहला क्या है? अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। क्या? इनकी संख्या 180 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो बेटर लग रहा है वो आपको आंसर के तौर पर बताना है दोस्तों। चलो ऑप्शन पे बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, देशांतर रेखाओं के संबंध में ये कथन सही पड़ रहा है दोस्तों। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है दोस्तों। ठीक है, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की तरफ गई पहाड़ियों का सही क्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो है पहाड़ियों का क्रम जो है याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इस क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि आपको नॉर्थ से स्टार्ट होना है और ऐसी पहाड़ियाँ बतानी है कि जो नॉर्थ से लेकर दक्षिण साउथ की तरफ जो पहाड़ियाँ बढ़ती जा रही है उन सब के बारे में इसमें जिक्र किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उत्तर से कर दक्षिण की ओर नीचे की गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम आपको कौन सा लग रहा है? क्या सबसे नॉर्थ के अंदर पहला ऑप्शन अगर देखें अपन, पहला ऑप्शन देखें तो नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। दूसरा ऑप्शन देखें उत्तर के अंदर, क्या अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई। चौथे ऑप्शन की बात करें, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनमें से जो ऑप्शन बेटर लग रहा है कि नॉर्थ के अंदर सबसे नॉर्थ में जो पहाड़ी है उसके ऊपर आपको बात करनी है दोस्तों, तो आपको उसी हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो ऑप्शन पे जाते हैं, आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा दोस्तों। सबसे उत्तर के अंदर जो है वो है नल्लामलाई पहाड़ी। ठीक है, ये लगभग हिमालय क्षेत्र के अंदर आने वाली पहाड़ी है। उसके बाद जवादी पहाड़ी, ये भी लगभग कुमायूं हिमालय की पहाड़ी है। उसके बाद नीलगिरी जो है लगभग इंडिया के मध्य के अंदर आती है। उसके बाद अन्नामलाई जो है तमिलनाडु के लगभग या फिर बिल्कुल ये सबसे साउथ के अंदर पहाड़ी है दोस्तों। तो ये क्रम जो है आपको अच्छा है और ये नॉर्थ से साउथ तक का जो है एक अच्छा, मतलब नॉर्थ से साउथ तक का जो है एक क्रम है,
जिसके अंदर ये पहाड़ियाँ स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 5000 क्वेश्चंस का अपने इस जो है एपिसोड का टारगेट है, और मैं अलग अलग एपिसोड, अलग अलग छोटे वीडियो अंदर जो है पूरे 5000 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट 5000 क्वेश्चंस करने के लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है दोस्तों। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? देखो नदी, सीधी सी बात है, अगर इधर उधर मार्ग बदलेगी दोस्तों तो ज़रूर वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगी, चाहे कोई भी शहर हो। ठीक है, आपको ये चीज़ कन्फर्म है कि मार्ग बदलेगी, अपना रास्ता इधर उधर करेगी, काफ़ी ज़्यादा डेल्टा बनाएगी, काफ़ी ज़्यादा अपर्दन करेगी, और उसके रास्ते में आने वाले शहर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आदि भी नष्ट होने में आ जाएंगे। तो ऑप्शन से आप बात करते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या महानदी है ऐसी, क्या कोसी नदी है ऐसी, दामोदर नदी है, गंडक नदी है? इन चारों में से आपको ऐसी कौन सी नदी, ऐसी नदी बतानी है जो काफ़ी ज़्यादा अपना मार्ग इधर उधर करती है दोस्तों। चलो दोस्तों ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर आएगा कोसी नदी। देखो कोसी नदी को जो है क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इस नदी को बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, जिससे बिहार की बहुत से अधिक जनता को, लगभग 40% जनसंख्या को जो है इसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो है इस नदी का नाम क्या रखा है? बिहार का शोक कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रास्ते जो है इधर से उधर बदलती रहती है, जिससे अत्यधिक से अत्यधिक नुकसान करती है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूँ मैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? मतलब किस प्रकार का मृदा प्रारूप है जिसमें अगर लोहे की कमी हो जाए तो वो मृदा मतलब किसी काम की नहीं, वो बंजर हो जाती है। तो ऐसा किस मृदा के साथ में होता है? ऑप्शन है दोस्तों, आपको देख पा रहे होंगे आप सारे ऑप्शंस। पहला, क्या जलोढ़ मृदा है ऐसी? क्या मरुस्थलीय बालू है? क्या लेटेराइट मृदा है? क्या रेगर काली मिट्टी है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके साथ, जो आपको सूटेबल लग रहा है वो अपने मन में सोचिए दोस्तों। चलो दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और मैं सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेटेराइट जो मृदा है दोस्तों, लेटेराइट मृदा ऐसी मृदा होती है जिसके अंदर लोहे की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो फेरस होता है उसकी मात्रा अगर इंक्रीज़ कर जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों? बंजर हो जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जो फसल उगना इम्पॉसिबल हो जाता है। रेगर काली मिट्टी जो है आपको पता है महाराष्ट्र राज्य वगैरह इधर की तरफ पाई जाती है और कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है। मरुस्थलीय मृदा जो अपने जो है थार का मरुस्थल, मेनली राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर मरुस्थलीय बालू पाई जाती है दोस्तों। और इस मृदा में लगभग बारिश की जो टाइम होता है, बारिश का सीजन होता है, उसमें फसलें काफ़ी अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा जो है जलीय क्षेत्रों में नदियों के आसपास पाई जाती है, मेनली यूपी के अंदर पाई जाती है और पूर्वी भारत के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा को मैंने आपको बता दी, इसके अंदर अगर फेरस की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों तो ये अनुपजाऊ की कगार पर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब प्रकाश के ऊपर आपको 4 डिटेल से कोई तर्क दिए गए हैं दोस्तों, इनके ऊपर आपको जो है कंक्लूजन करना है और एक बेस्ट से सुटेबल आंसर इसके अंदर चॉइस करना है। पहला है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यह एक कण प्रकृति होती है, यह एक ऊर्जा का रूप है, उपरोक्त सभी। ठीक है, 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलती है दोस्तों, उसके बाद आप सोचिएगा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आने वाला है। और चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, आप बताओ, कमेंट करो दोस्तों। इसके अंदर आंसर नंबर होने वाला है दोस्तों डी, क्योंकि देखो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत भी जो प्रकाश के ऊपर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए थे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत भी दिया गया। उनकी कण पद्धति, कणों के रूप में जाता है, उसको भी बताया गया। ऊर्जा का एक रूप है, ये तो आपको पता है, क्योंकि प्राथमिक जो उत्पादकता, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना कहाँ से बनाते हैं? रिसीव करते हैं सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद में खाना बनता है, तो ऊर्जा का तो स्रोत है ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस संयंत्र होते हैं ना दोस्तों, अपने बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, या कौन सी उनमें जो है किस प्रक्रिया के द्वारा उनके अंदर जो मीथेन गैस बनती है ना, वो किस प्रक्रिया के दौरान बनती है? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। 20वां क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है और उसके बाद में जो है मीथेन गैस द्वारा एक एनर्जी के लिए और एक गैस बन जाती है दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर के किण्वन होती है, क्या किण्वन की क्रिया होती है, क्या अपचयन होता है, क्या हाइड्रोजनीकरण होता है, क्या मल्टीफ्लेक्सिंग होती है दोस्तों। चारों ऑप्शंस में से आपको जो सुटेबल लग रहा है वो आप बता सकते हो। चलो दोस्तों आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो अपघटक होते हैं वो उनका अपघटन करते हैं और एक मतलब कार्बन के अंदर उनको छोटे छोटे कार्बन्स में तोड़ते हैं। उसके बाद में कार्बन के द्वारा जो एक गैस बनती है और मीथेन गैस उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। जो अपन बायोगैस संयंत्र के अंदर मीथेन गैस सबसे ज़्यादा मिलती है, जिससे अपन आसानी से एक रसोई गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आता है? क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या चेंजेस आता है दोस्तों? क्या बढ़ता है, क्या घटता है, वहीं रहता है, पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो आपको सुटेबल लगता है वो आप बता सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो उसका परमाणु का जो आकार होता है, कोई तत्व होता है उसका परमाणु आकार बढ़ता चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का जो है कारण क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका क्या कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। 5 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सोचने के लिए मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको करवाता हूँ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा दोस्तों। धूल कणों के कारण प्रकाश का विसरण। कभी भी आपने देखा होगा प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जो है एक ही रेंज में आता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की परतों से गुजरने के बाद में उसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जो है चलती डामर रोड के ऊपर आपको पानी भरा दिखाई होना, प्रकाश का जो है मरीचिका जो बनती है ना, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों। ठीक है, रोड जो होती है आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सभी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक जो अपवर्तन होता है ना दोस्तों, उसके कारण होता है। इसके अलावा जो आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये सभी इसके ऑप्शंस पे बात करते हैं अपन। तो ऑप्शन पे बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आएगा धूलकण। धूलकण वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण होता है। धूलकण विभिन्न प्रकार के, जब धूलकण विभिन्न प्रकार के जो सौममंडल, आयन मंडल है और समताप मंडल, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की जो डस्ट होती है उनसे गुजरने पर प्रकाश जो होता है ना, विसरण प्रकृति जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 23वां क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। और किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या सेम होती है सबकी, तो क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 -1, ऑप्शन नंबर 2 -2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर 4 0। आंसर की ओर चलते दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा। मतलब यौगिक जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण कोई संख्या नहीं होती, 0 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्प विस्तारी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विस्तारी जो सुई होती है, मतलब जब अपने वो मान लो सर्प वगैरह काट लेता है तो उसके दौरान जो जो विष के लिए जो एंटी टॉक्सिक जो लगाते हैं अपन, वो किस तत्व की बनी होती है? और नॉर्मली जो है जनरली किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों।
क्या स्वर्ण यौगिक होता है, क्या चांदी होती है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है दोस्तों। चारों ऑप्शंस में जो आपको सूटेबल लग रहा है वो बताइए, और 5 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मिलती है। चलो दोस्तों सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला स्वर्ण यौगिक, ठीक है। सर्प विषरोधी सुई जो होती है ना, वो जो गोल्ड मेटल होता है उससे बनी होती है दोस्तों, उसका उसमें मिश्रण होता है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? जो दाब का विमा है, दाब की जो इंटरनेशनल जो विमा दी जाती है दोस्तों, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 MLT-2, ML-1 T-2, ML-1 T-1, M-2 L-1 T, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको सूटेबल लग रहा है दोस्तों वो बताइए। दाब का जो विमा होती है वो क्या होती है? चलो दोस्तों आंसर की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होने वाला है ML-1 T-2, ठीक है दोस्तों। दाब का जो विमीय सूत्र है इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के क्वेश्चन, जनरल साइंस, जिन भी कम्पिटेटिव पेपर्स में आती है दोस्तों ये ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है जैव सेल क्या होती है? जैव सेल क्या होती है? आप क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे होंगे दोस्तों। जैव सेल क्या होती है? जैव सेल क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है LPG, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर 4 है पेट्रोल। चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको बेटर लग रहा है वो आप बता सकते हो दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 1 जैव सेल कोयला। देखो कोयला जो होता है ना वो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों। कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वहाँ से कोयला प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मार्बल वगैरह होता है ना, मार्बल ग्रेनाइट वगैरह, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, चूना पत्थर। जब चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है ना, चूना पत्थर की, वो जब मतलब कायांतरित हो जाती है दोस्तों, उसके दौरान क्या बनता है? मार्बल वगैरह का जो है निर्माण होने लगता है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी मोस्ट ऐड कर सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से रिलेटेड होता है? मतलब जो अपनी यादाश्त होती है, मतलब जो अपनी मेमोरी होती है ना, अपन चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। देखो आपको भी पता है नो डाउट कि अपने जो माइंड होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं दोस्तों, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, और इसके अंदर भी जैसे मेडुला ओब्लांगेटा हो गया, तो ऐसे ऐसे अलग पार्ट्स होते हैं दोस्तों। आगे की तरफ जो है पिट्यूटाइन ग्लैंड पाई जाती है। अपने पिट्यूटाइन ग्लैंड जो होते हैं लगभग सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है और कंट्रोल करती है पूरी बॉडी के ऊपर, अपने तंत्रिका तंत्र के ऊपर कंट्रोल करती है। तो इसी प्रकार से कौन सा पार्ट है अपने माइंड का जो यादाश्त को जो है बनाए रखता है दोस्तों? माइंड का जो वो पार्ट आपको बताना है दोस्तों जो अपनी यादाश्त को क्या कर सकता है? बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 है सेरेबेलम पार्ट, ऑप्शन नंबर 3 है स्पाइनल कार्ड, और ऑप्शन नंबर 4 है सेरेब्रम, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल अगर आप बता सकते हैं दोस्तों। 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलती है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो दोस्तों बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है। और सेरेब्रम जो होता है ना, वो मस्तिष्क में निम्न भाग है जो यादाश्त को क्या करके रखता है? सेव करके रखता है, लंबे समय तक यादाश्त को जो बनाए रखता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी एक विशेषताएं रखता है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 28 क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होने वाला है। ज़्यादातर बंदों का क्वेश्चन गलत ही होगा अगर एग्जाम में आया तो। हाँ अगर आप पढ़ लेते हो उसके बाद में क्वेश्चन कोई गुंजाइश नहीं रहती है। मैं अगेन क्वेश्चन को जो है मेंशन कर रहा हूँ। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए और जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है दोस्तों। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं दोस्तों। क्या डोडो है, क्या आर्कियोप्टेरिक्स है, राजहंस है, माउस बर्ड है? चारों ऑप्शंस में से जो आपको सूटेबल लगता है वो बता दीजिए दोस्तों। चलो ऑप्शन जो है अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर होने वाला है बी दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो क्वेश्चन मतलब एक पक्षियों की जाति होती है, तो ये पक्षी क्या करते हैं, हालांकि जीवाश्म है ये, मेनली अभी पाए नहीं जाते, इनके जीवाश्म में मिले हैं अभी और उनसे पता लगाया गया है कि ये जो है सरीसृप के भी गुण रखते हैं दोस्तों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जो मानव अपना शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है जो दोस्तों? चलो ऑप्शंस पे बात करते हैं। क्या हाइड्रोजन पाई जाती है? क्या ऑक्सीजन पाई जाती है? क्या नाइट्रोजन पाई जाती है? क्या कार्बन पाया जाता है? चारों ऑप्शंस में से जो आपको सूटेबल लग रहा है वो आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब अच्छे लाइक आते हैं, वीडियो पे शेयर आते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से मैं आपको टोटली जो है 5000 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन देने वाला हूं दोस्तों। और जीएस आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सब जो है इसके अंदर ऐड होगी। जनरल साइंस के तीनों पार्ट्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स भी जो है इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा स्टैटिक तो आप इजीली क्लियर कर ही पा रहे हो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं अराउंडली उनमें से 15 से 20% क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के क्लियर हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आंसर जो है इस क्वेश्चन का देने जा रहा हूँ मैं। जो है इसका बी आंसर आएगा। अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद बात करता हूँ थर्ड पार्ट के अंदर जो है दोस्तों, जो 13 क्वेश्चन नंबर है उसके अंदर मैं पहुंच चुका हूं। और 13 क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों। परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब एक फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। ये परिपथ होता है, उसके अंदर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, वोल्ट, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट विभवांतर का, उसको मापने के लिए अपन किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, आप समझ गए होंगे ऑलरेडी। चारों ऑप्शन देख सकते हैं। क्या एमीटर है? क्या वोल्ट मीटर है? क्या धारा नियंत्रक है? इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों, मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ और ऑप्शन कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। वोल्ट मीटर, ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए अपन वोल्ट मीटर का सहारा लेते हैं। वोल्ट मीटर जो है एक डिवाइस होता है, ऐसा करके डिवाइस होता है, इसके अंदर दो वायर होते हैं। एक वायर से इसमें डीसी एंटर होती है और दूसरी वायर से जो है डीसी किसी डिवाइस में जाती है, और यहाँ एक प्लेट लगी होती है जो विभवांतर को मापती है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और ये जो है पॉलिटी से जो है ये क्वेश्चन बनने जा रहा है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखो, आपातकाल कोई भी लगो, मौलिक अधिकारों में एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कभी भी आप मतलब उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो है जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंदर जो उस अधिकार को रखा गया। आर्टिकल 21 जो होता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आर्टिकल 21 कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपातकाल लगता है, आर्टिकल 21 कभी भी निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल 21 को छोड़ के जो है मौलिक अधिकार है, अन्य आर्टिकल्स वो जैसे ही आपातकालीन लगता है उसके दौरान नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन क्या संसद कर सकती है? क्या कोई लोकसभा कर सकती है? क्या भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? मंत्रिमंडल कर सकता है? चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप बता सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं ऑप्शन की तरफ बात कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति। देखो, 352 से लेकर 360 तक जो है, 352 से 360 तक राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के आपात लगाने की स्थिति होती है दोस्तों। जब बाहर से कोई अटैक होता है तो राष्ट्रीय आपात लगाता है 352 के तहत। किसी राज्य में वो अपना शासन ले सकता है 356 के तहत। वित्तीय आपात लगा सकता है 360 में। जब ये कंडीशन से अप्लाई हो जाती है तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। पर जो है जीने का अधिकार वगैरह ये अपने पास हमेशा बने रहते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति जो थी ये जो है अपना संसद तैयार हुआ था उसी टाइम से जो है प्राक्कलन समिति बनी आ रही है दोस्तों। तो इसके अंदर ये बताया गया प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल रहा है 1 वर्ष। का आंसर करने जा रहे हैं हम। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दोस्तों
1 वर्ष, ठीक है। प्राक्कलन जो समिति होती है, प्राक्कलन समिति का जो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर स्पीड का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है तो आप वीडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि क्वालिटी में भी आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। मतलब ये एक ऑप्शन है कि भारत की जो संचित निधि होती है ना, हालांकि कुछ अधिकारी या कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिनमें संचित निधि से पैसा मिलता है। जैसे यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं ना, यूपीएससी के अंदर जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं ना, उनको भारत की संचित निधि से जो है क्या मिलता है, पैसा मिलता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ए है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद के द्वारा। तो ऑप्शन आपको जो अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है दोस्तों, आप वो बता सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करने वाले हैं, आगे बात करने के लिए जा रहे हैं अपन दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी, भारत की जो संसद है ना, अगर भारत की संसद इस चीज़ से एग्री है ना कि आप मतलब वो कर सकते हो, भारत की संचित निधि से जो है पैसा निकाल सकते हो, तो आप संसद के कहने पे निकाल सकते हो। चलो दोस्तों आगे की तरफ बात करने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता जो है कौन से अनुच्छेद के अंदर या किस संविधान से लिया गया है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने जो भारत के जो स्रोत है कि भारत का जो अपना संविधान है वो कहाँ कौन कौन से देशों से लिया गया है, ये सब मैंने एक वीडियो के अंदर जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। मैंने बता रखा सारा, कम से कम 10 कंट्रीज़ है जहाँ से अलग अलग पार्ट अपने संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उनसे लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार हो गया दोस्तों, जैसे नीति निर्देशक तत्व हो गया दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति के अधिकार हो गए, सब मैंने जो है उसके अंदर डिटेल से बता रखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करते हैं। क्या संविधान के अमेरिका के संविधान से लिया गया, क्या जापान के संविधान से लिया गया, क्या जर्मनी के संविधान से लिया गया, क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। 4 ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बता सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों ऑप्शन की तरफ जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होने वाला है दोस्तों। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता, जो समानता है आपके आर्टिकल 14 के तहत ये समानता आती है। आर्टिकल 14 के तहत नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल 14 के तहत जो है ये समानता देखी जाती है। तो ये समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है संविधान की संशोधन प्रक्रिया संविधान की किस भाग में उल्लेख है। मतलब अगर कोई संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, कोई संशोधन करते हैं दोस्तों, तो वो संविधान का कौन सा भाग है जिसके द्वारा आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। क्या भाग जो पार्ट 12 उसके तहत, क्या पार्ट 16 के तहत, क्या पार्ट 18 के तहत, या फिर पार्ट 20 के तहत। ऑप्शन चारों में से जो आपको सुटेबल लगता है वो आप बता सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आंसर करने जा रहा हूँ और भाग जो है 20 के तहत जो है ना अपन अपने संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। जो पार्ट 20 है इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। पार्ट 20 के तहत जो अपने भारतीय संविधान है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मिलान करना है, सुटेबल जो अच्छा लग रहा है आपको। भाषाओं का उल्लेख है कौन सी अनुसूचियों के अंदर, ठीक है। तो अनुसूचियों के और उधर की तरफ आपको ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपके संविधान के अंदर कौन सी अनुसूची के अंदर आते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन जो है अनुसूची के ऊपर डिपेंड होने वाला है। कुल मिला के क्वेश्चन अनुसूची के ऊपर डिपेंड होने वाला है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, दल बदल का अधिनियम जो होता है ना वो कौन सी अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम, ये कौन सी अनुसूचियों के अंदर है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है वो आप बता सकते हो। इस ऑप्शन के अंदर टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। भाषाओं का जो है वो 8वीं अनुसूची के अंदर है दोस्तों। और दल बदल का जो है 10वीं अनुसूची के अंदर है दोस्तों। दल बदल की क्रिया तब अपनाई गई थी जब विभिन्न प्रकार की पार्टीज़ के अंदर जो नेता लोग थे, विभिन्न प्रकार के जो MLA MP थे, वो इधर से उधर दल बदल कर रहे थे विदाउट टाइम पीरियड और विदाउट नोटिस दिए बगैर। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन जो है वो
11वीं अनुसूची के अंदर है। और मैं आपको बता दूं 73वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर क्या चीज़ कही गई है, तो उसके अंदर पंचायती वगैरह को पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची के अंदर है, जो 1992 के अंदर ये अमेंडमेंट देखने को मिला था। उसके बाद भूमि सुधार जो कारण है 9वीं अनुसूची के अंदर है, भूमि सुधार से रिलेटेड या अधिग्रहण अधिनियम। ठीक है, तो ये कानून 9वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा लग रहा होगा, मैं डिटेल से बता रहा हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वालिटी में अगर इश्यू आ रहा है तो आप थोड़ी सी कीजिए, और अगर आपको स्पीडली देखना है थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, ज़्यादा स्पीड हो रही है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? मैं एक बार क्वेश्चन को अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, जो विधि आयोग था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मेकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलो दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं अपन। आंसर नंबर इसका जो बी देखने को मिलता है, लॉर्ड मेकाले। क्योंकि आपको ये पता होगा कि कौन से सन में जो है 1833 का चार्टर एक्ट जब आया था, जब अपने यहाँ पे एजुकेशन के लिए जो है 1 लाख से बढ़ाकर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का खर्चा कर दिया था। मतलब एजुकेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ अधिकार हुआ करता था, उन्होंने 10 लाख तक का जो अपने यहाँ भारतीयों की शिक्षा पे खर्च करने का वो परिहल्ली का वो उन्होंने बजट दिया था। उस समय था कौन यहाँ का वाइसराय, सॉरी उस टाइम वहाँ गवर्नर जनरल हुआ करता था यहाँ पर, तो वो लॉर्ड मेकाले था, तो उनके अध्यक्षता में ये सब हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी औषधि क्रांति या फिर औषधि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी क्रांति आई थी? जैसे सफ़ेद क्रांति अपने दूध से है, नीली क्रांति जैसे मछलियों से है, हरी क्रांति है। ठीक है, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हैं, तो वैसे ही औषधि या फिर क्रांति जो है ना, कौन सी क्रांति है जो प्याज और झींगा से है, मतलब रिलेटेड है? ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है क्या लाल क्रांति है, क्या नीली क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, क्या गोल्डन क्रांति है दोस्तों? इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको सूटेबल लग पा रहा है आप बता सकते हो। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, गुलाबी क्रांति जो है वो बिलोंग करती है प्याज से और झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा भी मछली होती है और कलर के हिसाब से इनको नाम दिया गया दोस्तों। उसके बाद 39वां क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? मतलब कोई संस्थान है और इनको जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो बात आती है किसकी, IMF और WTO और विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, और IMF और विश्व बैंक, WTO और गेट। ठीक है, तो आप चारों में से जो है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे WTO और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, तो वो कहाँ पर है, वाशिंगटन के अंदर दोस्तों है, और IMF और विश्व बैंक का भी जो है वही है दोस्तों। इसके अलावा WTO और गेट का मुख्यालय भी जो है जेनेवा के अंदर है। गेट और WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, जेनेवा के अंदर दोस्तों बिलोंग करता है। ठीक है, और सॉरी इससे गलती होगी मैंने बताने में, WTO का जो मुख्यालय है व्यापार संगठन को जेनेवा में है, वाशिंगटन DC में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऑप्शन पे जाते हैं इसके पे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही होने वाला है दोस्तों, INF और विश्व बैंक। IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड और विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय जो है वाशिंगटन के अंदर है, वाशिंगटन के अंदर है। और म्यूचुअल फंड और विश्व बैंक दोनों का ही जो मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है, और ये इन दोनों को जो है जुड़वा संस्था के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? किस वर्ष किया गया? तो RBI का जो है मैं आपको कुछ डिटेल्स इसके बारे में बता देता हूँ। RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, उससे पहले कुछ डिटेल्स आप जान सकते हो दोस्तों। RBI की जो स्थापना थी 1935 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय जो है इसके अंदर 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों। और RBI वर्तमान में जो है भारत का एक मतलब वो बहुत ही बड़ा एक मतलब बैंकिंग के मामले में एक हेड है, जिसे अपन कह सकते हैं जो सभी बैंकों के ऊपर क्या रखता है, मतलब अपना
कंट्रोल रखता है और आरबीआई जो है मुद्रा जारी करता है दोस्तों। जो भी नोट होते हैं 100, 50, 500, 1000, 2000 के नोट ये आरबीआई जारी करता है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय वो मुंबई के अंदर दोस्तों है। अभी इसका जो गवर्नर है वो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। और मैं आपको बता दूं रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऑप्शन के ऊपर चलो चलते हैं दोस्तों। 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1969 में, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। 1949 के अंदर जो इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था दोस्तों। इसके अलावा एक जो 41 क्वेश्चन है ये है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है मूलतः किसका है? ऑप्शंस पे बात करें तो वीडी सावरकर का है, केडी हेडगेवार का है, और बीएस मुंजे का है, एमएस गोलवलकर का है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों बीडी सावरकर। मेनली हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार है वो किसका है? बीडी सावरकर का। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ रहा होगा, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको टोटली 5000 एपिसोड के अंदर जो कवर कराने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आयकर है। आयकर से क्या तात्पर्य अपने भारत में? ऑप्शन में आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या प्रत्यक्ष और आनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल लग रहा है आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम जो दोस्तों मिल रहा है। चलो दोस्तों इसके आंसर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और इसका आंसर होने वाला दोस्तों बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अपने भारत के अंदर जो आयकर है, इनकम जो टैक्स है, वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील प्रकृति का माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुचिपुड़ी जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य किससे रिलेटेड है? तो ये तो एक कल्चर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये तो विभिन्न पेपर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको तो पता ही होगा, और सीधा ही इसका तो आंसर बता देता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश का जो है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। केरल का जो है मोहिनीअट्टम है दोस्तों। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी है, और जो कर्नाटक का जो दोस्तों नृत्य है ना वो है, कर्नाटक जो है, कर्नाटक का भी नृत्य है और इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का जो नृत्य है वो काफ़ी ज़्यादा अभी की जो पेपर्स है उनके अंदर पहुँचा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ये खिलाड़ी है और खिलाड़ी का नाम है, इससे आपको पता चल रहा होगा। खिलाड़ी का जो हिमानी उत्तम जो है किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से ये बिलोंग करती है? क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शंस इसके हैं, कबड्डी है, मल्लव है, तलवारबाजी है, कुश्ती है, ठीक है दोस्तों। चारों ऑप्शंस में से जो सूटेबल लग रहा है आप बता सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों मल्लव। मतलब ये है कि वरिष्ठलर है, मतलब मुक्केबाज से रिलेटेड है, वरिष्ठलर जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निफक आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? एक आंदोलन है निफक, बहुत ही फेमस आंदोलन है दोस्तों, और इसके प्रेरणा कौन थे? स्त्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, क्या चैतन्य महाप्रभु थे, ज्ञानेश्वर थे, दादू दयाल थे, नामदेव थे। चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल लग पा रहा दोस्तों आप उसका आंसर दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होने वाला है दोस्तों सी, दादू दयाल जी जो है ना निफक आंदोलन के क्या थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस आंदोलन के जो प्रेरणा थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी जड़ें उठाई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ, और दक्करमा सिक्का किसने चलाया था? ठीक है, दक्करमा जो सिक्का था और किस शासक ने चलाया था? और ऑप्शंस आपके सामने, क्या ग्रीक ने चलाया था, क्या शक ने चलाया था, सीतियम ने चलाया था, कुषाणों ने चलाया था? ठीक है, जो ऑप्शंस आपको सूटेबल लगता है बता सकते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शंस आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और ये ऑप्शन जो है ना इसका सही है, ग्रीक ने जो है, ग्रीक के लोगों ने, ग्रीक शासकों ने दक्करमा सिक्का जो है अपने भारत में चलाया था दोस्तों। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, एलुवियल का जमाव जो मिट्टी के, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता को हर साल जो है बढ़ाता जाता है, ग्रो करता जाता है दोस्तों? ठीक है, तो बात करता हूँ एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता दूं, खादर जो होते हैं, नवीन जो जलोढ़ होता है ना, नई मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है बहाकर, उसे खादर कहते हैं।
और बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ होती है जो काफ़ी पुरानी हो जाती है, उसमें थोड़ी सी उर्वरता कम हो जाती है। अपना जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ए, खादर। ठीक है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव, मैं कह रहा हूँ बाढ़ के दौरान नई मिट्टी आकर जमा हो जाती है, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है मेनली ये, तो इसे अपन खादर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जो होती है कई प्राचीन सालों की होती है उसे अपन बांगर कहते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, मतलब तापमान में अचानक गिरावट या फिर अचानक जो है क्या आती है, जो इंक्रीज़ देखने को अपने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हेलोक्लाइन कहलाता है, थर्मोस्फीयर कहलाता है, थर्मोक्लाइन कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ समुद्री क्षेत्र है जहाँ तापमान में तेज़ी से कमी आती है दोस्तों? ऑप्शन 4 आपके साथ 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूँ और इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा? सी ठीक है, सी आंसर जो है इसका देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सी जो है थर्मोक्लाइन क्षेत्र है और जहाँ सीमा है समुद्री सीमा है जहाँ तापमान तेज़ी से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 49 की बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे रिलेटेड है? क्या बैंकिंग में ये वर्ड यूज़ होता है? क्या कर से रिलेटेड है? क्या पूंजी बाजार में होता है? तो बीमा क्षेत्र में होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। इस एपिसोड के दौरान मैं आपको जीएस के सभी पार्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सभी पार्ट्स कवर कराने जा रहा हूं दोस्तों। इसके साथ ही मैं जनरल साइंस का पूरा जो है पूरा तीनों सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट का जो सिलेबस उसे कवर कराने जा रहा हूं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व कर रहा हूं। और इसके साथ में दोस्तों आपको स्टैटिक भी जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर जाएगा इस वीडियो को, अगर आप इस एपिसोड्स के सभी वीडियोस को अगर आप सीन कर पाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के लिए मैं आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और 50 क्वेश्चन करके मैं इस वीडियो में लगभग 5000 क्वेश्चन का अपना एक टारगेट है। और कभी ज़्यादा अपन अगर मैराथन की क्लास हुई तो उसके दौरान अपन 50 से ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है वीडियो के अंदर ले पाएंगे। इसका आंसर है दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ और इसका आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र के अंदर। बेसल मापदंड संबंधित है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र के अंदर यूज़ होने वाला क्या वर्ड है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में औद्योगिक क्रांति यानी इंग्लिश के अंदर इस वर्ड का जो है ना यूज़ किसने किया था? ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का ऑप्शन है जॉर्ज मिसेलेट ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, या फिर क्या था अर्नाल्ड टाइमबी ने। 4 ऑप्शंस आपके पास है दोस्तों, चारों में से जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता हो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो होगा अर्नाल्ड टाइमबी। अर्नाल्ड टाइमबी ने जो है औद्योगिक क्रांति वर्ड का यूज़ किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से अपना टारगेट 5000 क्वेश्चंस का है जो भी इजीली अपन कंप्लीट कर लेंगे। और भी अच्छे एक्सप्लेन के साथ मैं वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।